आज का हमारा टॉपिक सेल टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसे सेक्शन 3 कहते हैं, जरूर सब लोगों को याद होना चाहिए। इसे चार्जिंग सेक्शन कहते हैं, जहां से सेल टैक्स का चार्ज लगता है। इनकम टैक्स में तो डिफरेंट हेड हैं, चार्जिंग हेड हैं इनकम टैक्स के, और उसके अलावा भी चीजें हैं, लेकिन सेल टैक्स में ये मेन चार्जिंग सेक्शन है। एक सेक्शन में दिया हुआ है सेल टैक्स ने कैसे लगना है, सेल टैक्स ने चार्ज कैसे किया जाना है। बाकी इसकी डिटेल्स आगे सेक्शन में दी गई होंगी। कोशिश ये की गई है कि सेल टैक्स जो है, इसका ये सेक्शन, इसको सिंपल से सिंपल जो है ना वो रखा जाए, ताकि आपको समझने में भरपूर किस्म की जो है ना वो आसानी रहे, बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। और आप अटेंटिव रहेंगे तो होपफुली जो है ना आप चीजें मेरे अंदाज में समझ रहे होंगे। आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1। अब इसमें मैं आपको जो लोग लॉ के ग्रेजुएट नहीं है उनको ये मैं बता दूं कि ये सब सेक्शन है। ये 1 जो मैं अब इन सर्कल किया है, मैंने आपके सामने आ गया, ये सब सेक्शन 1 है। मेन सेक्शन ये है जिसको मैं अब इन सर्कल करने लगा हूं। ये हो गया इन सर्कल। ये इसको पढ़ा ऐसा जाएगा, जब हम इसको सब्जेक्ट 2 से शुरू करेंगे ना तो हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990। ये सब सेक्शन 1 जो है सेक्शन 3 का, ये हम पढ़ने लगे। इसके टोटल सेक्शन 3 के कोई 9 के करीब सब सेक्शन है। पहला जो सब सेक्शन है इसका 1 जो है वो शुरू जो हो रहा है आपके सामने, रीडिंग उसकी है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। मतलब जो इस एक्ट में 73 या 74 जितनी भी और सेक्शंस हैं उनकी प्रोविजंस को सामने रखते हुए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट there shall be charged, levied and paid a tax known as sale tax at the rate of 17% of the value of। वो ये कह रहा है कि इस टैक्स की, इस सेल टैक्स की बाकी प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए एक टैक्स लगाया जाएगा 17% के रेट के ऊपर। किसके ऊपर? वैल्यू के ऊपर। इस चीज की वैल्यू के ऊपर आगे उसने ए कैटेगरी बयान की गई। ये मेन दो कैटेगरी है, टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू पे लगाया जाएगा, या जो आपने बी वैल्यू ये दी हुई है, बी इसका क्लॉज दी हुई है, गुड्स इंपोर्ट इनटू पाकिस्तान की गई। इन दो चीजों पे टैक्स लगेगा। ये टैक्सेबल सप्लाईज पे कब टैक्स लगेगा जी? टैक्सेबल सप्लाईज में उस वक्त टैक्स लगेगा जब वो टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, एक सेल टैक्स में रजिस्टर्ड बंदा उन टैक्सेबल सप्लाईज को करता है, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी, वो सप्लाई जो है वो टैक्सेबल एक्टिविटी भी वो कर रहा हो। टैक्सेबल एक्टिविटी कल आपको बताई थी, टैक्सेबल सप्लाईज भी आपको बताइए, रजिस्टर्ड पर्सन भी आपको बताया है। जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी, यानी कि इन द कोर्स ये कोई एक टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है कोई, उसके लिए मसलन टैक्सेबल एक्टिविटी क्या हो सकती है? ट्रेडिंग हो सकती है। और इसकी इसमें इसकी फर्दरेंस में या इसको कैरी टैक्सेबल एक्टिविटी को वो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसकी टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर सेल टैक्स 17% के हिसाब से चार्ज होगा। या बी क्लॉज ये कहती है कि गुड्स इंपोर्ट पाकिस्तान, अगर कोई चीजें पाकिस्तान में इंपोर्ट की जा रही है। ये समझ नहीं आ रही इसको टैक्स जी जी क्या कह रहे ये समझ नहीं आ रही है स्टार्ट से ना, ये समझ नहीं आई। हैं? कहां से समझ नहीं लगी आपको? सर ये स्टार्ट से ना थोड़ी सी ब्रीफिंग दोबारा दे दीजिए। ये बेयर रीडिंग है एक्ट की। ये कहती है सब्जेक्ट टू प्रोविजन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट की तमाम दिफात को भी मद्देनजर रखना है, वो आपके सामने हो। उनमें जो कंडीशंस ले डाउन की गई हैं, उनमें जो डिटेल वजाहतें दी गई हैं, वो भी आपके जहन में होनी चाहिए। उनको सामने रखते हुए अगर कोई टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है कोई रजिस्टर्ड पर्सन, या गुड्स इंपोर्ट कर रहा है कोई कोई भी बंदा, उसके ऊपर 17% के हिसाब से सेल टैक्स लगेगा। ठीक है, ये आ गई आपको समझ में? जी सर, क्लियर। ठीक हो गया। अब ये चीज को ना आपने रट्टा लगा लेना, आप इस चीज को बिल्कुल क्रैम कर लें। ये आप क्रैम कर लेंगे, समझ आपको लगी, मजीद आपको ये चीज याद हो जाएगी कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन सेल टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, और वो टैक्सेबल सप्लाईज टैक्सेबल उसकी कोई टैक्सेबल एक्टिविटी से पर्टेन करती है, बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स जो भी वो कर रहा है, तो उसके ऊपर 17% के हिसाब से टैक्स लगेगा।
या कोई बंदा गुड्स इंपोर्ट कर रहा पाकिस्तान में, उस पे 17% के हिसाब से टैक्स लगेगा। ये सब सेक्शन 1 था सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 जो है ये चार्जिंग टैक्स सेक्शन है। इसमें स्कोप दिया हुआ है सेल टैक्स का कि सेल टैक्स किस चीज पर हेलो लगेगा। कोल हेलो जी जी सर, ये पूछना है कि एक बंदा गुड्स इंपोर्ट करता है तो टैक्स लगता है, एक बंदा पैसे इंपोर्ट करता है फिर टैक्स क्यों नहीं लगता, ये क्या वजह है? किस पे पैसे। हाँ जी। वैसे मेरे भाई आपको गुड्स की डेफिनेशन बताई थी कि गुड्स की डेफिनेशन में पैसे नहीं आते। गुड्स की डेफिनेशन में जो चीजें आती हैं वो टैक्सेबल ही है। गुड्स में जो है एक्शनेबल क्लेम्स नहीं है, गुड्स में पैसे नहीं है, शेयर्स नहीं है, सिक्योरिटीज नहीं है। आपने ये पिछला लेक्चर अगर कल। सर जी जी सर मैं पूछ रहा हूँ कि गुड्स पर जो है टैक्स लगता है लेकिन पैसों पर टैक्स क्यों नहीं लगता? मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात को कि जो पैसों पे। जो पैसे बाहर से इधर भेजे जाते हैं पाकिस्तान में, नहीं, जो पाकिस्तान में पैसे बाहर जो से। पैसे बाहर। भाईजान बात यह है कि पैसों पे टैक्स नहीं लगना, गुड्स पे टैक्स लगना है। और जो गुड्स की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ गुड्स हैं, उसमें पैसे। उसमें गुड्स की डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी है। वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो जिसमें एक्शनेबल क्लेम, जिसमें करेंसी, जिसमें सिक्योरिटी, जिसमें शेयर शामिल नहीं है। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी तो है लेकिन गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। ठीक है। सर मैं पूछ रहा हूँ पैसों पर टैक्स क्यों नहीं लगता? किसके ऊपर। पैसों पर, पैसे जो बाहर से इधर आते हैं पाकिस्तान में। उसमें उसको वो गुड्स नहीं है ना, वो लॉ में उस पर टैक्स नहीं लगाया। टैक्स लगाना नेशनल असेंबली का काम है। ठीक है ना। पैसों के ऊपर टैक्स नहीं लगाती है। नेशनल असेंबली के पास इख्तियार है कि उसने पैसे क्यों एग्जाम्प्ट किए हुए हैं। जो गुड्स की डेफिनेशन जो उन्होंने दी हुई है उसमें उन्होंने क्यों यानी कि इसको इस चीज को एग्जाम्प्ट किया हुआ है। ये इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। पैसे जो बाहर से आ रहे हैं इस पे इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा और इसमें सेल टैक्स भी नहीं लगता। क्योंकि ये सेल टैक्स इसलिए नहीं लगता कि ये गुड्स नहीं है। सेल टैक्स सिर्फ गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है। ठीक है। या आप कोई अगर आपके जहन में और कंफ्यूजन है तो आप और चीज बता दें। ये आप पिछला लेक्चर सुनेंगे तो होपफुली जो है ना ये चीजें जरूर आपकी कवर अप होंगी। अब हम आगे एक सेक्शन, ये आप इसको अगर आप इतनी सी चीज समझ में आ जाए ना तो आप उसको समझें। क्योंकि अब हम आगे जो चलने लगे हैं चीजें, देयर वुड बी बिट जो है ना इंट्रिकेट थिंग्स अहेड। सो आप जो है ना बिल्कुल सब्र रखें। बड़े बड़े मजेदार सवाल आपके जो जहन में आएंगे। इसके रेट जो है ना वो इन्होंने दिए हुए हैं मुख्तलिफ। मैंने डिस्प्ले भी कर रहा हूँ आपके सामने। ये डिस्प्ले हो गए हैं रेट आपके सामने। मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ सेल टैक्स रहे हैं। ये 1990 से सेल टैक्स का लॉ जो है ये पाकिस्तान में इन्फोर्स है। इसमें कभी 12.5% रेट था सेल टैक्स का, कभी 15% था, कभी 18% भी रहा, जैसे 96 से 97 नजर आ रहा होगा। इन पूरी लिस्ट में रेट दिए हुए हैं मुख्तलिफ सालों में क्या रहे हैं। अब जो लेटेस्ट रेट ये चल रहा है 17% का चल रहा है अभी ये है। कुछ साल पहले 16% भी रेट था। कुछ लोग कहते हैं इस रेट को जो है ये 10% से नीचे होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इसे ज्यादा होना चाहिए। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है। ये जो बिजनेस कर रहे हैं वो इन लोगों की डिबेट है या जिन लोगों ने लगाना है। हम क्योंकि इसको पढ़ रहे हैं या हमने इसको इन्फोर्स कराना लॉ को, तो हमारे लिए ये 17% है तो ये 17% हम इसे कबूल करते हैं, मानते हैं, फिर इसको लगाएंगे। अब मेरा भाई एक तो आपने सेक्शन जो इससे पढ़ा है वो 3(1) था। अब 3(1)A एक सेक्शन है। यानी कि लॉ के अंदर जो आप देखेंगे बिल्कुल 3(1) सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 जो है उसके बिल्कुल नीचे ये 3(1)A है। जो उसमें तो 17% लग रहा है ना। वो कह रहा है कोई भी टैक्सेबल सप्लाई आपने की है या आपने गुड्स इंपोर्ट किए तो उस पर 17% लगेगा। अब ये जो फर्दर टैक्स वाला सेक्शन है ये फर्दर टैक्स है। ये भी सेल टैक्स की किस्म है। ये कहता है कि अगर आपने टैक्सेबल सप्लाई जो है अगर की है 17% तो रेट है ही। लेकिन अगर आपने वो टैक्सेबल सप्लाई जो है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर दी है, ठीक है, तो उसमें 2% आप पे एडिशनल टैक्स लग जाएगा। मतलब आपको 2% उसमें एडिशनल मजीद चार्ज करना पड़ेगा। 17% तो कर रहे हैं फिर वो 19% हो जाएगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन वो हैं जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कोई फैक्ट्री है वो सेल्स करती है, वो सप्लाईज करती है तो 17% रेट वो अपनी चीजों पे चार्ज करती है। लेकिन अगर वो चीजें वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच रही है तो वो उस पर 2% मजीद कहेगी। उन बंदों से कहेगी जनाब हम आपको जो चीजें बेच रहे हैं 100 रुपए की, ये 117 रुपए में नहीं मिलेंगी,
बल्कि 119 रुपए में मिलेंगी। इस पे आप पे 2% आप पे फर्दर टैक्स भी लग रहा है क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी है, अगर किसी को फर्दर टैक्स से एग्जाम्पशन देती है तो फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है। फर्दर टैक्स का मकसद वही है, जो नॉन फाइलर और फाइलर का रेट है ना इनकम टैक्स में, उसका मकसद ये है नॉन फाइलर के रेट का, ताकि लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन कराएं और लोग जो है ना वो फाइलर बने और इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराएं। इसका भी तकरीबन मिलता जुलता मकसद है। फर्दर टैक्स लगाने का मकसद ये है कि टैक्स पेयर को इस बात पे मजबूर किया जाए, अगर वो चीजों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, सप्लाईज ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन हासिल करें सेल टैक्स की। ये 2% के टैक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि लोग जो है ना महंगाई से या खर्चे से बच के रजिस्ट्रेशन कराएं। ये फर्दर टैक्स है जी। बिल्कुल इसी हेड से आपसे पूछा जा सकता है, लॉ में जो है इतना क्लियरली नहीं लिखा हुआ जब सेक्शन आप पढ़ेंगे फर्दर टैक्स, लेकिन ये क्योंकि है फर्दर टैक्स तो हमने इसको ऐसे अलग से करके लिख दिया आसान बनाने के लिए। इसी तरह इससे आगे जब चलते हैं तो सेक्शन 3 में 3(1)(b) है। पहले हमने 3(1)(a) पढ़ा था फर्दर टैक्स का। 3(1)(b) जो है जो सेक्शन, ये कैपेसिटी टैक्स से बेस करता है। किसी साहब ने सवाल कुछ अर्सा पहले भी पूछा था कि ये साबुनें बनती हैं, हजारों लाखों की तादाद में साबुन बनता है, तो एक एक साबुन पे तो टैक्स लगेगा, तो उसे हम काउंट कैसे करेंगे? तो ये उनके सवाल का जवाब है। आपके तमाम सवाल जो ज़हन में उठ रहे हैं इंशाल्लाह उनके जवाब आपको मिल जाएंगे अगर आप अटेंटिव होकर सुनते रहेंगे। तो ये उनके सवाल का जवाब है। ये कैपेसिटी टैक्स है, ये भी सेल टैक्स है। वो ये कहते हैं कि जो पहले टैक्स लग रहा है ना सब सेक्शन 1 में, उसको तो छोड़ दें। सेल टैक्स इस कैपेसिटी की बेस पे भी लगाया जा सकता है। वो तो 17% रेट है और वो गुड्स पे टोटल सप्लाईज पर लगा, एक एक सप्लाई आप गिनेंगे उस पे लगाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि ये प्रोडक्शन कैपेसिटी किसी प्लांट की, किसी मशीनरी की, एस्टेब्लिशमेंट की जो है ना उसके ऊपर लगा ले। ठीक है, ये एक ऑल्टरनेट यानी कि सिस्टम है उसका, जो सब सेक्शन 1 में हमने पढ़ा है ना अभी 3(1) में कि ये टैक्सेबल सप्लाईज और गुड्स इंपोर्ट जो पाकिस्तान में हो रही हैं, ये उसका इंपोर्ट के लिए तो नहीं है। ये गुड टैक्सेबल सप्लाई जो पाकिस्तान में हो रही है उसका एक ऑल्टरनेट रिजीम है कि आप जो है कैपेसिटी के ऊपर भी टैक्स लगा सकते हैं। सेल टैक्स 17% ही होगा वो। ठीक है, अब हमने एक तो चार्जिंग सेक्शन पढ़ लिया है, उसमें पढ़ लिया कि किन चीजों पे स्कोप क्या है सेल टैक्स का। फिर हमने उसके बाद फर्दर टैक्स पढ़ा है। अगर अनरजिस्टर्ड को आप सेल्स कर रहे हैं तो 2% ज्यादा चार्ज होगा, 17% की बजाय 19% चार्ज करेंगे। अब एक नई चीज आ गई है, कैपेसिटी बेस्ड टैक्स आ गया है कि यानी कि आपने जब छोटी छोटी चीजें जहां बन रही हैं वहां आप छोड़ें, आप देखें एक प्लांट जो है कोको कोला का कितनी बोतलें बनाएगा एक महीने में, या इतना बिल बिजली का ये कंज्यूम करता है, या इतनी गैस लगती है, ये टोटल इसकी कंजम्पशन कैपेसिटी क्या है, आप उस पर लगा देंगे। बाकी फैक्ट्री का मालिक है 19-20 में जो घाटा इजाफा हो जाएगा वो उसमें चीजें खुद ही देख लेगा। इसमें उन्हें चीजें गिननी नहीं पड़ती और टैक्स एवेजन से टैक्स डिपार्टमेंट को फायदा होता है, वो टैक्स एवेजन रोक पाते हैं। कैपेसिटी पे लगा देते हैं तो वो खुद यानी कि अब जितनी कैपेसिटी है ना, ये मैडम कह रही है कि आवाज नहीं आ रही साजदा नाज, अगर बाकी लोगों को भी मसला है आवाज का तो काइंडली मुझे जरूर बताएं क्योंकि मेरे एंड पे है तो मैं उसे एड्रेस करूंगा आवाज को। आ रही है? आ रही है हाँ, आवाज। ये मैडम साजदा आपका जो ना मसला है माइक पे, ये अपना इंटरनेट जो है ना वो थोड़ा सा करेक्ट करें, या आपको रिकॉर्डेड वर्जन में सारी चीजें मिल जाएंगी। कैपेसिटी टैक्स हो गया जी। सादा से अंदाज में कोशिश की हमने आपको बताने की। अब हमने इसके अलावा एक चीज आ गई है, ये है कि कौन सी वो चीजें हैं जिन पे रिटेल प्राइस चिपकाई जाएगी। रिटेल प्राइस वो होती है जैसे कल हमने पढ़ा था, जो चीजों के ऊपर लिखी जाती है जो कि मैन्युफैक्चरर लिखता है। ठीक है, ये सब सेक्शन 2 है और मेन सेक्शन 3 है। उसकी क्लॉज ए है, ये कहती है टैक्सेबल सप्लाईज जो है ना जो थर्ड शेड्यूल में दी गई हैं, थर्ड शेड्यूल में वो आइटम्स दी गई हैं जो छोटी छोटी हैं, पैटी यूजेज की, जिन्हें खोखा आइटम्स भी कहते हैं। दूध है, शैम्पू है, साबुन है, इस किस्म की चीजें जिनके ऊपर जो है रेट फॉर कैपेसिटी टैक्स जो है ना वो 17% ही है। कैपेसिटी वो सिर्फ तरीका कार बताया गया, अलग है वो भी 17%। आपने कैपेसिटी देख ली कि ये 1000 बोतलें बनाएगा, वो 1000 बोतलें 1 लाख रुपए की होंगी, लगा दे 17% टैक्स, 17,000 रुपए। ठीक है, रेट उसका चेंज नहीं है। सेल टैक्स का रेट जो है वो 17% है। अब ये जो आपके सामने सेक्शन जो डिस्प्ले हुआ पड़ा है, इसमें ये कहता है कि टैक्सेबल सप्लाई जो स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल जो है वो चार्ज होंगी, शैल बी चार्ज टू टैक्स इन रिटेल प्राइस बेसिस। उनके ऊपर प्राइस जो ना फिक्स कर दी जाएगी, मैन्युफैक्चरर खुद लिख देगा उसमें।
फर्दर टैक्स आपको कंफ्यूज कर रहा होगा उस्मान साहब, आप इस लेक्चर को थोड़ा बार बार सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। फर्दर टैक्स जो है वो एक ऐसा है, वो भी सेल टैक्स, लेकिन एक 17% का टैक्स तो आप पे लगना ही है, आप सप्लाईज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने वो सप्लाईज अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है तो 2% फर्दर टैक्स भी लगेगा। डिपार्टमेंट ये कहता है कि रेगुलर रजिस्टर्ड लोगों को सप्लाईज कर रहे हैं तो आप 17% ही चार्ज करेंगे, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड को सप्लाईज हो रही है तो वो 2% मजीद उसमें एडिशन हो जाएगा, टोटल 19% रेट हो जाएगा। सर ये कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर को करता है उस पे मतलब वो 19 करेगा, ना कि एंडिंग कंज्यूमर को। किस क्या करेगा जी? मतलब आपने फर्दर टैक्स, क्योंकि मुझे कंफ्यूज कर रहा था, आपने अभी बात की अनरजिस्टर्ड पर्सन की, हाँ जी, उसको 19% वो बेयर करता है। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि कंपनी जो है वो तो रजिस्टर्ड है, लेकिन सप्लाई कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को जो कि अनरजिस्टर्ड है। एक तो ये है कि उसको पता लगता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अनरजिस्टर्ड होता ही नहीं भाईजान। तो सर फिर उसको सप्लायर को कैसे पता चलेगा कि ये अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है? सप्लायर को जब वो चीजें उसे बेचेगा ना तो वो उससे पूछेगा, भाई मैं तुझे ये चीजें बेच रहा हूँ और मुझे तो पैसे दे, तू बता रजिस्टर है कि अनरजिस्टर है। वो बताएगा जी मैं रजिस्टर्ड हूँ। वो कहेगा दे मुझे, वो दे अपना अपना STRN नंबर दे, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। वो उसी 1 मिनट में से पता कर लेगा। कोई भी यानी कि इतना वो नहीं है कि बंदा, अगर वो सप्लायर ने अगर गलती कर दी ना कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर दी और 17% चार्ज किया 19% की बजाय, तो 2% जो है वो उस पे लग जाएगा सप्लायर पे। भाई आपने गलती की है ना, आपने क्यों गलती की है, ठीक है ना। तो ऐसी मिस्टेक कोई नहीं करता। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ये अपॉइंट ही क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर जिन्हें करता है, जब वो अपॉइंट करता है इन्हें, उन्हें लगाता है अपना डिस्ट्रीब्यूटर, तो दे मेक इट श्योर के वो तमाम डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, और ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो। सर एक क्लियर कीजिएगा, जी एक मिनट, हेलो जी जी सर ये क्लियर कीजिएगा, लेट से हम कोई टेंडर करते हैं फर्नीचर का, ठीक है। जी जी हमने टेंडर किया, हमने किसी या टेंडर किया या कहीं से भी हमने कोई 2-3 लाख रुपए का फर्नीचर ले रहे हैं, जी हमने मार्केट में फर्नीचर ले लिया, 17% सेल टैक्स जो GST है वो ड्यू है। जी हमने परचेज करते वक्त बाद में एक ट्राई किया कि भाई आया कि वो बंदा रजिस्टर्ड है कि नहीं है। लेट्स से अगर रजिस्टर्ड है तो 17% ही टैक्स लगता है उस बंदे पे, हम काटेंगे। इम्तियाज साहब आप अगर 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 इम्तियाज साहब आप तो चीजें खरीद रहे हैं, आप तो चीजें खरीद रहे हैं। ये अच्छा, तो उस बंदे ने देखना है, वो फैक्ट्री जो है वो अगर फैनटैक है, वो इंटरवुड है कंपनी, वो ये देखेगी इम्तियाज साहब को मैं चीजें बेच रहा हूं, क्या इम्तियाज जो है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो आपको 17% रेट लगाएगी इंटरवुड। अगर आप अनरजिस्टर्ड है तो वो आप पे 19% रेट लगाएगी, ठीक है ना। ये तो उसका काम है, आप अच्छा करना। आप तो बायर हैं, आप तो खरीदने गए हैं चीजें। ये तो सप्लायर जो है ना, क्यों सर, वो जो जी हम ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, आप जो ये लफ्ज यूज कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड, ठीक है। हाँ अनरजिस्टर्ड कंपनी है, कोई चीज प्रोड्यूस करती है, वो बाद में किसी भी अपने सेकंड पार्टी को देती है ताकि वो मार्केट में सेल कर दे। हाँ जो सेकंड पार्टी है, आप उसकी बात कर रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जिसने चीज अच्छा, लेनी है। डिस्ट्रीब्यूट चीज लेनी है ना, जो सप्लायर है वो तो सेल टैक्स सप्लाईज कर रहा, वो तो है ही रजिस्टर्ड ना। एक मैन्युफैक्चरर, ये एक सप्लायर जो रजिस्टर्ड है, चार्ज तो उसने करना है ना, उसने पैसे तो उसने वसूल, अच्छा, तो आपने अभी कहा इनवॉइस तो। आपने अभी कहा कि एक मिनट, आपने अभी कहा कि एक कंपनी चीज बनाती है फिर वो बेचती है, तो फौरन बेचने वाला सेकंड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर तो कभी भी अनरजिस्टर्ड नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट ही कंपनी करती है ना। तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि कौन से बंदे, अगर फिर कौन से कौन सा बंदे बंदा होंगे जो एग्जांपल से डिफाइन करते हैं? जी सर एग्जांपल से आपने जो फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें आपने कहा था अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड है और अगर बंदा नहीं भी रजिस्टर्ड है तो हाँ उसके ऊपर वैसे ही सेम चार्जेस लगेंगे सेल टैक्स के अंदर, जैसे जैसे कि रजिस्टर्ड पर्सन पे लगते हैं। एक चीज हमने कल ये पढ़ी थी। आज आपने कहा है कि सप्लाईज अगर कर रहे हैं तो सप्लाईज करते हुए वो बंदे को अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो वो उसके ऊपर 19%। तो ये दो चीजें जो है ना, ये कंफ्यूज कर गई हैं। अच्छा उस्मान साहब, कल मैंने जो आपको बात बताई थी वो ये थी, रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। आप मार्केट में फिर रहे हैं उस्मान साहब, आप एक आम बंदे हैं, इंटरवुड से आप फर्नीचर खरीदने जाते हैं,
एक तो आप रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरा आप लायबल टू भी रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि आप तो कोई टैक्सेबल एक्टिविटीज कर ही नहीं रहे। मैंने वो रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन बताई थी कि एक बंदा जो है या तो रजिस्टर्ड हो या वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो। लायबल टू बी रजिस्टर्ड वो कम होगा जब वो टैक्सेबल एक्टिविटीज एक खास थ्रेश होल्ड की कर रहा है, तो वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड होगा। ठीक है ना। आप तो आम बंदे ना मार्केट में चीजें खरीदने जा रहे हैं, हर बंदा तो सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेने सर एक नहीं होता ना। सर एक बात सर, जी जी। तो ये क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला जो है ना ये एंड पे रखें, इस तरह लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। मेरी गुजारिश एंड पे रखेंगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। मतलब आप बहुत सारे लोगों का Right. background जो है वो लॉ में नहीं होगा। देयर कुड बी पीपल who won't be able to understand many things in this lecture, और जो लेक्चर्स बाद में आएंगे। मेरा आपसे गुजारिश ये है कि आप चीजों पे फोकस करें। ऑब्वियसली आप में से सारे लोग जो है ना वो शायद बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ना बना सकें, ये बड़ी ट्रिकी चीजें हैं, और ये ट्रिकी चीजें जिनको समझ आ जाए वो लाखों रुपए कमाते हैं प्रैक्टिस करके। लेकिन आपको बुनियादी बुनियादी चीज अगर समझ आ रही है ना, आप लेक्चर ये सुने, इसको बार बार जब सुनेंगे ना, तसलसल लेक्चर का टूटेगा ना, तो गप्पें बीच में आ जाएंगी, तो आपको मजा नहीं आएगा। आपको जो है ना मेरे जी ये होपफुली चीज क्लियर होगी। तमाम जो खोखा आइटम्स हैं थर्ड शेड्यूल में जो मेंशन की गई हुई हैं, उनके ऊपर जो है ना वो रिटेल प्राइस के ऊपर लगेगा टैक्स। मैन्युफैक्चरर जो है वो चस्पा कर देगा, उसके ऊपर प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये मोटी चीजें आप याद रखें। फर्दर टैक्स क्या है जी? फर्दर टैक्स ये है कि जब अनरजिस्टर्ड को सेल होगी। कैपेसिटी टैक्स क्या है जी? ये जो है ना कैपेसिटी के ऊपर लगाया जा सकता है। अब आगे जी मैं आपके सामने एक चीज डिस्प्ले करना जा रहा हूं, ये आपके सामने होगी, ये कि टैक्सेबल सप्लाईज सब्जेक्ट टू हायर रेट्स, सेक्शन 32B। 32B ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है पीछे जो भी रेट दिए हुए हैं, पीछे 17% दिया हुआ है, आपने 2% फर्दर टैक्स लगाया हुआ है, गवर्नमेंट चाहे ना कोई चीजें मेंशन कर सकती है कि इन चीजों का रेट जो है वो 17% भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, इन पे 22-23% रेट लगेगा। ये गवर्नमेंट की मर्जी है, गवर्नमेंट का इख्तियार है कि गवर्नमेंट किसी भी टाइम जो है ना नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि भाई 17% नहीं, ये 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों पे जो है ना 25% सेल टैक्स लगेगा। तो ये गवर्नमेंट की एक पावर इसमें सेक्शन में दी गई है। अब एक सादा सी चीज और है, ये भी सेक्शन 3 के अंदर, ये कि जो सेल टैक्स को अदा करने की जिम्मेदारी किसकी है, कौन सेल टैक्स देगा, गवर्नमेंट को कौन देगा। ठीक है ना, गवर्नमेंट को सेल टैक्स कौन देगा? आप बाजार में फर्नीचर खरीदने गए, आपने खरीद लिया फर्नीचर, सेल टैक्स आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया, आपने तो शॉपकीपर को पकड़ा दिया। जिम्मेदारी किसकी है? ये शॉपकीपर की जिम्मेदारी है जो चीजें बेच रहा है। The liability to pay tax shall be in the case of supply of goods the person making the supply। जब चीजें सप्लाई हो रही है ना, गुड्स की सप्लाई हो रही है, तो फिर जो चीजें जो सेलर है ना, ये उसका काम है गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना, आपसे कलेक्ट करके, बायर से, परचेजर से टैक्स कलेक्ट करके। लेकिन अगर चीजें इंपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान में चीजें इंपोर्ट की जा रही हैं, तो फिर ये सेल टैक्स जो है वो क्योंकि सप्लायर तो उस वक्त बाहर बैठा हुआ है, सेलर तो जापान में बैठा हुआ है, वो तो नहीं टैक्स चार्ज करेगा। फिर ये आपका काम है कि आप पोर्ट पे वो टैक्स जमा कराएं। और इसी तरह जब आप चीजें पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, सेल टैक्स आप डायरेक्टली आपको बना देते हैं अप्रेजमेंट करके, वैल्यूएशन करके, जो चीजें उस सेल टैक्स की जो अमाउंट है आप खुद जो है वो नेशनल बैंक में डिपॉजिट करा के उनको दिखाते हैं, फिर वो आपकी गुड्स जो है ना वो पोर्ट से रिलीज करते हैं, पोर्ट से आपकी क्लियरेंस होती है। ठीक है, ये जो इस सेक्शन की एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट जो है ना वो उसके पास फिर एक अख्तियार है कि गवर्नमेंट कह सकती है नहीं भाई सेलर ही जिम्मेदार नहीं होगा। ये कुछ चीजें जो है ना ये ऐसी हैं कि जो है ना इसमें परचेजर ने सेल टैक्स अदा करना है, ये गवर्नमेंट का अख्तियार है। लेकिन स्टैंडर्ड प्रिंसिपल जो है ना वो यही है कि सप्लायर जो चीजों का है, जो हु इज मेकिंग सप्लाईज is liable to pay tax to the government in the case of supply of goods। बी प्रिंसिपल ये है, गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं तो इंपोर्ट जो कर रहा है वो टैक्स अदा करेगा। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इस रूल को जो ऊपर बयान किया गया है इसकी एक्सेप्शन बयान करती है। वो कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि हम ऐसी गुड्स स्पेसिफाई कर सकते हैं जिनमें टैक्स अदा करने की लायबिलिटी जो है वो परचेजर की होगी, ना कि सप्लायर की होगी। ये कुछ वॉल्यूम लो आ रहा है जी, गुलजार हुसैन साहब कह रहे हैं। बाकी लोगों को वॉल्यूम लो आ रहा है, मुझे काइंडली बताएं अगर किसी और को वॉल्यूम लो आ रहा है। गुलजार साहब, अच्छा जी, वॉल्यूम बाकी को नहीं आ रहा जी, बाकी को सही वॉल्यूम आ रहा है। गुलजार साहब, देयर मस्ट बी समथिंग इशू एट योर एंड।
तो काइंडली लुक इनटू इट। ठीक हो गया जी। ये हम सेक्शन से आगे हम चलते हैं। ये एक नई चीज है जो बहुत रिसेंटली आई है, सेल टैक्स ऑन मोबाइल फोन। ये 17% का रेट तो आम रेट है ना, मोबाइल फोन्स के लिए अलग रेट है, इसकी कैटेगरीज दी हुई है, स्पेशल रेट्स बताए गए हैं। लिहाजा मोबाइल फोन जो खरीदते हैं उनको डिफरेंट उनका जो चार्जिंग सेक्शन के अंदर ही उनको डिफरेंट सब सेक्शन दिया हुआ है, ताकि उसके ऊपर वो इसके स्पेसिफिक रेट्स हैं, एक सेक्शन एक शेड्यूल दिया हुआ है इनका, वो शेड्यूल में वो रेट्स मेंशन किए हुए हैं। सो मोबाइल फोन पे अलग से लगेगा, इन पे 17% रेट नहीं है, बाकी चीजों पे तो स्टैंडर्ड रेट है ना 17% है। अगर अनरजिस्टर्ड हो रही है तो 2% और डाल लें, 19% हो जाएगा। और अदा कौन पे, लायबिलिटी टू पे टैक्स किसकी है? जो बंदा सप्लाई कर रहा है चीजें, यानी कि वही कीमत वसूल कर रहा है ना, कीमत के साथ से कंज्यूमर से उसने टैक्स भी वसूल कर लेना है। तो उम्मीद है ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। अब जी ये नई चीज आ गई है और कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये बड़ी सादा सी बात है, बहुत सादा सी बात है। ये एक्स्ट्रा टैक्स है। इसी सेक्शन में आगे जाके सब सेक्शन 5 है, वो ये कहता है कि आप कैपेसिटी टैक्स अदा कर रही हो, भले नॉर्मल टैक्स अदा कर रही हो, गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि ये कैपेसिटी टैक्स अगर या आप 17% या नॉर्मल सेल टैक्स आप अदा कर रही हो, तो गवर्नमेंट के पास ये भी इख्तियार है कि गवर्नमेंट मजीद एक्स्ट्रा टैक्स भी आप पे लगा सकती है। मतलब गवर्नमेंट आप पे मजीद 17% लगा सकती है। आपने गवर्नमेंट इस जमरे में जो है ना वो चीजें को मेंशन करती है, नीचे मैंने वो चीजें भी दी हुई हैं, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल गुड्स, एसी फ्रिज वगैरह दिए हुए हैं। इनमें 17% चार्ज नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट कहती है कि इस पे 17% नॉर्मल रेट तो लगेगा ही, अनरजिस्टर को आपने सप्लाई कर दी तो 2% वो भी लगेगा, 19% हो जाएगा। बाकी इस पे गवर्नमेंट जो कहती है कि हमारे पास इख्तियार है कि 17% मजीद भी आप पे लगा दें, ये टोटल जो है 36% पे बात चली जाएगी, ठीक है ना। और 17% तक लगा सकती है, अब गवर्नमेंट की मर्जी है, 4% लगाती है, 5% लगाती है एक्स्ट्रा टैक्स, 6%, 7%, जितना भी लगाती है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की जो है ना वो प्रेरोगेटिव है। लेकिन उन्होंने प्रोविजन रख दी है कानून में, कभी जरूरत पड़े इसको लगाने की, टैक्स को रेट को बढ़ाने की, तो वो ताकि बढ़ा सके। इसको एक्स्ट्रा टैक्स कहते हैं। फर्दर टैक्स तो अनरजिस्टर के लिए, कैपेसिटी टैक्स जो है वो अगर कैपेसिटी के बेस पे लगाना तो उसके लिए। एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट जो है वो इन एडिशन टू कैपेसिटी टैक्स, नॉर्मल टैक्स या फर्दर टैक्स के एडिशन में जो है ना गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा सकती है। ये गवर्नमेंट की थोड़ी सी एक पावर वजह की हुई है इस सेक्शन में। गवर्नमेंट को पता लग रहा होगा आपको कितनी पावरफुल है टैक्स लगाने में। ये नेशनल असेंबली का इख्तियार है जी। नेशनल असेंबली who represent the people of Pakistan collectively is authorized on the behalf of people to levy whatever tax she may wish to। ठीक है। आगे एक सबसेक्शन है 3(7). ये सेक्शन 3 ही पढ़ा रहा हूँ, लंबा खासा हो रहा है, बिल्कुल जी ये लंबा है, लेकिन समझने की चीज है। आपने ये चीजें जब लेक्चर एंड हो जाए तो ये चीज सेक्शन आपने बार बार पढ़ना है। इसमें ये बताया जी फेडरल गवर्नमेंट की एक और पावर दी हुई है, द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई अ पर्सन एज विद होल्डिंग एजेंट। ये गवर्नमेंट की जो है ना वो उन्होंने पावर बयान की है कि गवर्नमेंट का ये इख्तियार है किसी शख्स को विद होल्डिंग एजेंट बना सकती है। विद होल्डिंग एजेंट कौन होता है? विद होल्डिंग एजेंट वो होता है जो किसी दूसरे का टैक्स जो है वो विद होल्ड करता है, ठीक है। अब आपको लायबिलिटी टू टैक्स जो है ना, अगर आप इंटरवुड से फर्नीचर खरीदने गए, आपने 1 लाख रुपए का फर्नीचर लिया है, तो इसमें इंटरवुड की जिम्मेदारी है ना, आपसे 17,000 रुपए टैक्स ले, लाख रुपए अपनी कीमत की ले। लायबिलिटी टू पे भी इंटरवुड की है कि इंटरवुड जो है वो इसमें से 17,000 रुपए जो है वो जमा कराए टैक्स चक्कर में। लेकिन गवर्नमेंट ये प्रोविजन कहती है, गवर्नमेंट वो कह सकती है कि भाई ये 17% में से 1/5 जो है ना वो जो परचेजर है ना वो काट लेगा, वो रोक लेगा, विद होल्ड कर लेगा और उसे वो परचेजर जमा कराएगा। बाकी 4/5 जो रह जाएगा उसे इंटरवुड वाले आप करा दें। ये जो है ना यहाँ पे जो परचेजर है ना वो विद होल्डिंग एजेंट बन जाएगा। तो गवर्नमेंट की ये पावर है कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई अ पर्सन एज विद होल्डिंग एजेंट। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को जो है ना वो विद होल्डिंग एजेंट भी बनाया होता है। इसमें जो ये अकाउंट्स की ऑफिस है ये, और AGPR है, AG ऑफिस है, ये गवर्नमेंट की बिहाफ पे विद होल्डिंग एजेंट होते हैं, और लोग भी जो हैं वो भी विद होल्डिंग एजेंट होते हैं। गवर्नमेंट वो लॉ में स्पेसिफाई कर देती है, लेकिन आप लोगों को उनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है कि वो विद होल्डिंग एजेंट भी सेल टैक्स लॉ के अंदर अपॉइंट कर सकती है। इनकम टैक्स के अंदर विद होल्डिंग
का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, सेल टैक्स के अंदर विद होल्डिंग का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अब एक चीज छोटी सी और आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, सेल टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ रिटेलर्स। जो रिटेलर्स हैं, जो रिटेल का काम करते हैं, उन पे नॉर्मल टैक्स लग रहा है। अगर वो अनरजिस्टर को सेल कर रहे हैं तो फर्दर टैक्स भी उनको चार्ज करना है, ठीक है ना। जो रिटेलर्स हैं नॉर्मल टैक्स तो वो चार्ज कर रहे हैं, अगर वो अनरजिस्टर को सेल कर रहे हैं तो फर्दर टैक्स भी वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि इसको मैं और तरीके से आपको समझा दूं, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उसके ऊपर इन्होंने अलग से रेट दिए हुए हैं सेल टैक्स के, ठीक है। उनको अगर बिजली बेची जाएगी इन एडिशन टू 3(1) नॉर्मल सेल टैक्स तो लगेगा, ठीक है। फर्दर टैक्स भी लग सकता है अगर अनरजिस्टर है, एक्स्ट्रा टैक्स भी लग सकता है अगर गवर्नमेंट ने कोई इंडस्ट्री जो है वजह कर दी है कि इस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा जब उनको बिजली की सप्लाई हो रही होगी। वो कह रहे हैं कि ये नीचे जो टैक्स है ना, टैक्स एट द रेट ऑफ फॉलोइंग रेट्स शैल बी चार्ज फ्रॉम रिटेलर्स थ्रू देयर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अगर उनका लेस देन जो है, ये सिर्फ इनके लिए है, इलेक्ट्रिसिटी के जो कंज्यूमर्स हैं रिटेलर, अगर उनका बिजली का बिल जो है वो 20,000 रुपए से कम है तो 5% है, अगर 20,000 रुपए से ज्यादा है तो 7.5% है। इसको जो है ना आप समझेंगे या आपने स्लाइड पढ़ी आप कंफ्यूज करेगी, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। हो सकता है बल्कि मेरा कभी ख्याल है कि ये पूछा ही नहीं जाएगा आपसे, लिहाजा इसकी जो कम्प्लेक्सिटीज में ये मैंने लिख दिया है, अगर किसी को मजीद इसमें समझना हो ताकि वो समझ ले। विदहोल्डिंग की एग्जांपल, भाई विदहोल्डिंग आपको पूरा पढ़ाएंगे, विदहोल्डिंग क्या चीज है। विदहोल्ड जैसे वर्ड से पता लगता है किसी चीज को रोकना। तो अगर मैंने इंटरवुड की जैसे मिसाल दी थी, इंटरवुड से आप फर्नीचर खरीदने जाते हैं 1 लाख रुपए का, तो इंटरवुड वाला आपको इनवॉइस पकड़ाएगा, फर्नीचर आपके हवाले करेगा, आपको इनवॉइस पकड़ाएगा 1 लाख रुपए की जिसमें प्राइस लिखी होगी और साथ में 17,000 रुपए उसमें सेल टैक्स लिखा होगा, 1,17,000 रुपए। अब वो 17,000 रुपए आपसे लेके ना इंटरवुड की जिम्मेदारी है उन्हें गवर्नमेंट को जमा कराना, ठीक है। लायबिलिटी टू पे टैक्स जो है वो उसकी जिम्मेदारी सेलर की, लेकिन गवर्नमेंट की ये इख्तियार है कि वो आपको विदहोल्डिंग एजेंट बना दे, वो कैटेगरीज मेंशन कर दे। भाई इम्तियाज साहब जो है वो 17,000 रुपए पूरे नहीं देंगे बल्कि उसमें से 2,000 रख लेंगे, 15,000 दे देंगे इंटरवुड को, उसको कहेंगे ये लो सेल टैक्स, 2,000 रुपए रख लेंगे और अपना गोशवारा जमा कराएंगे, जिसमें वो कहेंगे जी ये 2,000 रुपए मैं जमा करा रहा हूँ उस टैक्स के जो जिसका 15,000 तो मैंने दे दिया है इंटरवुड को, 2,000 मैं इंटरवुड के बिहाफ पे जमा करा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट आपको, आप विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको बना सकती है विदहोल्डिंग एजेंट। ये जी एक प्रोविजन है हल्की फुल्की सी बेनाइन सी, कि अगर किसी बंदे ने एक्सेस टैक्स कलेक्ट कर लिया जो आम तौर पे लेविएबल नहीं था, आम तौर पे पेएबल नहीं था, मिसाल के तौर पे ये आप इंटरवुड की मिसाल ले लें कि इंटरवुड ने आपसे 1 लाख का आपको फर्नीचर बेचा तो 17,000 रुपए सेल टैक्स आपसे चार्ज करना था, 1,17,000 रुपए टोटल कीमत आपसे वसूल करनी थी। लेकिन उन्होंने जो इनवॉइस आपको बना के दी उसमें उन्होंने जो है ना उसको 1 लाख, आप रजिस्टर्ड पर्सन है, आप बिल्कुल रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन आपसे उन्होंने 1,19,000 रुपए ले लिए, आप पे 2% फर्दर टैक्स भी लगा दिया, मतलब बनते तो 17,000 थे लेकिन आपसे 2,000 रुपए एक्सेस ले लिया, एक्सेस कलेक्ट कर लिया आपसे। तो ये उसकी इंटरवुड की जिम्मेदारी है कि उन 2,000 रुपयों को भी जमा कराए गवर्नमेंट के एक्सचेकर में। वो जो है ना अदरवाइज आप पे लायबल नहीं थे कि आप उन्हें अदा करते 2,000 रुपयों को, आप पे वो लगते नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ले लिए इंटरवुड वालों ने, लिहाजा वो ये नहीं कि वो अपनी जेब में डालें 2,000 रुपये और 17,000 गवर्नमेंट को बता दें हमने तो लाख की बेची, 17 ही बनता था, ये ले 17 नहीं, बल्कि वो जो 2,000 एक्सेस चार्ज कर लिए वो भी जो है ना उनको जमा कराना पड़ेगा। और वो जो 2 अमाउंट है वो आउटस्टैंड करती रहेगी, अगर उन्होंने रखी इंटरवुड वालों ने वो अपने पास रखी तो उसे समझा जाएगा जैसे वो एरियर है पेमेंट का। एरियर वो पेमेंट है जो रुकी हुई है, सेल टैक्स की पेएबल पेमेंट है जो आपने अदा करनी किसी टैक्स पेयर के बाद जिम्मे वाजिब होता है। आगे जी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये सेक्शन 4 है, दूसरा सेक्शन एक शुरू हो गया है। 3 में हमने जहां वो सेक्शन पढ़ा है जिसमें टैक्स लग रहा है, 3 इज अ चार्जिंग सेक्शन, जो टैक्स लगा रहा है एक रेट दे रहा है। जो सेक्शन 4 है ये भी सेल टैक्स तो लगा रहा है लेकिन ये 0% पे लगा रहा है,
जो पिछला सेक्शन था वो तो 17% पे लगा रहा था, 2% फर्दर टैक्स लगा रहा था, एक्सेस टैक्स की बात भी कर रहा था, कैपेसिटी टैक्स की बात भी कर रहा था, यानी कि उसमें कोई फिगर दे रहे थे वो फिगर। ये इसमें भी ये फिगर दे रहे हैं लेकिन फिगर जीरो का दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब जो है ना कुछ केसेस में कुछ सप्लाईज ऐसी होंगी कि वो जो है ना उन पे रेट ही 0% का लगेगा। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटिंग एंड एग्जाम्पशन। अब इसमें फर्क है, आप ये ना समझिएगा कि एग्जाम्प्ट ये सप्लाईज है, एग्जाम्प्ट सप्लाईज में तो टैक्स होता ही नहीं, और एग्जाम्प्ट सप्लाईज जो है वो तो जो है ना अनरजिस्टर्ड पर्सन भी कर सकते हैं। जो जीरो रेटेड सप्लाईज हैं ये इसमें टैक्स होता है लेकिन उसका रेट जीरो होता है, इसकी एक लॉजिक है, और वो लॉजिक जो है ना वो आपको जब तक समझ नहीं आएगी जब तक ये आप आज का कल का लेक्चर ना समझ लें। बस आप इतना ये ज़हन में रखिए, सेक्शन 4 जो है जीरो रेटिंग से डील करता है। गवर्नमेंट जो है वो ऐसी चीजें स्पेसिफाई कर सकती है जिसमें वो जीरो रेटिंग करेगी, कुछ चीजों को 0% पे रेट लगाएगी। है ये भी चार्जिंग सेक्शन लेकिन ये 0% पे टैक्स लगा रहा है। ठीक है, अब ये इन्होंने बता दिए। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बता दूं कि कौन सी चीजें जिन पे जीरो रेट जीरो के हिसाब से टैक्स लगेगा। जब आप चीजें सप्लाई करेंगे, चीजें सप्लाई आप कर रहे हैं लेकिन वो आप सप्लाई बाहर के मुल्क में कर रहे हैं यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस सप्लाई के ऊपर 0% सेल टैक्स है। ठीक है, 0%, एग्जाम्प्ट नहीं है, 0% सेल टैक्स है। या गुड्स जो ऐसी जो 5th शेड्यूल में मेंशन कर दी गई हैं, 5th शेड्यूल एक सेल टैक्स एक्ट के साथ शेड्यूल एक लगा हुआ है, उसमें जो चीजें मेंशन कर दी गई हैं उन चीजों पे भी 0% के हिसाब से सेल टैक्स लगेगा 0% के हिसाब से। इसी तरह कोई ऐसी सप्लाईज या इस्तेमाल की जो चीजें, जो पाकिस्तानी एक शिप है, जहाज है जो बाहर के मुल्क जा रहा है, उसके ऊपर वो आपने लोड की एक शिप जो है वो 3-3 4-4 महीने भी जो है ना वो समुद्र में गुजारता है, तो उसके ऊपर लाखों रुपए का जो है ना राशन है, इस्तेमाल की चीजें हैं वो डंप की जाती है ताकि वहां पे 150 जितने भी लोग हों हमले के वो उन्हें इस्तेमाल कर सकें और दे कुड लिव until they get to their destination। तो उस पे जो सप्लाई देना जो वो भी जीरो रेटेड, उन पे भी सेल टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट अगेन फिर गवर्नमेंट की पावर दे दी है, गवर्नमेंट कुल इख्तियार है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर कर सकती है कि कौन सी सप्लाई है जो ये गुड्स है इनकी सप्लाई जीरो रेट होगी। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड प्रिंसिपल तो है कि 5th शेड्यूल में जो गुड्स दी वो जीरो रेटेड है, आप उनको चेक भी कर लेंगे। जीरो मींस गवर्नमेंट कैन चेंज द रेट एट एनी टाइम, दे आर नॉट एग्जाम्प्ट बट रेटेड एट जीरो। जी मैमूना, ये इसमें ऐसा है कि जीरो पर ये गवर्नमेंट चेंज तो कर सकती है लेकिन जीरो रेटिंग इसलिए नहीं होती कि गवर्नमेंट कभी इनका रेट जीरो से बढ़ा के 1 2 3 कर दे। इसका मकसद कोई और है लेकिन वो आप अभी आपको समझ नहीं लगेगा इसका मकसद क्यों है। इसका जीरो रेटिंग का मकसद कुछ और है, वो आपको समझ लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं थोड़ा सा ना जीरो रेटिंग का आपको पिछली स्लाइड पे जाकर ना दोबारा मैं आपको बता दूं कि सेल टैक्स आपको पता है ना कि कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है। ठीक है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के शहरियों पे लगता है। जो चीजें आपने एक्सपोर्ट की हैं वो चीजें तो बाहर जा रही हैं, दुबई में जाएंगी, अमेरिका में जाएंगी, वो तो आपके सिटीजन्स नहीं है, वो उन्होंने इस्तेमाल करनी, लिहाजा सेल टैक्स तो आप उन पे चार्ज नहीं कर सकते। वो तो अपने कंट्री में, हर कंट्री अपने मुल्क के अंदर सेल टैक्स चार्ज करता है। लिहाजा जो गुड्स पाकिस्तान से जा रही हैं उनका मतलब ये लिया जाता है कि ये दूसरे मुल्क में जा रही हैं और ये वहां पे उनसे तो कीमत ली जा सकती है। सेल टैक्स हम उनसे क्यों चार्ज करेंगे? सेल टैक्स पाकिस्तानी कंज्यूमर्स पे चार्ज होगा जो पाकिस्तान में। ठीक है, इसकी एक चीज तो ये भी, लेकिन इसकी बड़ी वजह एक और है, वो आगे चल के आपको बता देंगे। वैसे अहमद साहब हैज लेफ्ट, कोई समझ नहीं आ रही, चलें आप लेक्चर बार बार सुनेंगे इंशाल्लाह समझ आएगी। ये आगे एक स्लाइड हमने दी हुई है कि अगर टैक्स का रेट बदल जाए, अगर टैक्स का रेट बदल जाए, क्या टैक्स का रेट होगा? मतलब आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उस ट्रांजैक्शन के दौरान ही सेल टैक्स का रेट चेंज हो जाता है, कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, तो आप पे यानी कि क्या टैक्स लगेगा? ये कुछ लोगों ने स्किप किया है, पता नहीं समझ नहीं आ रही या कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे जरूर बताइएगा आप लोग। लेकिन इस चीज को जारी रखते हैं हम जो पढ़ा रहे हैं आपको। इन केस ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स, द रेट ऑफ टैक्स विल बी द रेट इन फोर्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई आपको पता नहीं क्या होता है? टाइम ऑफ सप्लाई जो है ना वो आपको हमने बताया था कि ये वो होता है जब गुड्स आर ईदर डिलीवर्ड और गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द परचेजर, ये टाइम ऑफ सप्लाई होता है। अगर आपने एक बंदे को चीजें डिलीवर कर दी
उसके घर पहुंचा दी, या आपने कह दिया ये जनाब आपकी चीजें पड़ी हुई उठा लें आप अपने कैरेज से, ये टाइम ऑफ सप्लाई उसका हो गया, तो उस वक्त जो रेट था ना वही रेट लगेगा। मसलन आगे इसकी मैंने मिसालें दी हुई हैं, लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट समझा दूं, ये तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया जो पाकिस्तान में सप्लाई हो रही है। अब आगे द रेट इन फोर्स व्हेन गुड्स डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड फॉर इंपोर्टेड गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर चीजें यानी कि आ रही हैं, इंपोर्ट होके आ रही हैं, उनके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा और रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा। इसमें अगर पूरी स्लाइड पढ़ेंगे फिर ही आपको चीजें आएंगी। अगर आपको चीजें कंफ्यूज हो रही हैं तो बिल्कुल छोटी सी बात सुन लें, मिसालें आगे वो बात वाजे कर देंगी। द रेट इन फोर्स व्हेन गुड्स डिक्लेरेशन, ये जीडी होता है जिसमें गुड्स की डिटेल होती है, जो आप इंपोर्ट अथॉरिटीज को जो है ना, जहाँ आप इंपोर्ट कस्टम अथॉरिटीज को जीडी शो करते हैं, इज प्रेजेंटेड फॉर इंपोर्टेड गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। इसकी दो मिसालें हैं छोटी छोटी सी, आप वो सुन लें। द गुड्स वर फॉरवर्डेड ऑन 30th जून टू द कस्टमर। आप एक कारोबार करते हैं, आपने 30 जून को गुड्स जो है ना वो एक कस्टमर को फॉरवर्ड किए, लेकिन डिलीवर नहीं किए अभी आपने, अभी तो वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगी तो डिलीवर होंगी ना। एंड डिलीवर्ड ऑन 1 जुलाई, और आपने वो 1 जुलाई को डिलीवर किए, यानी कि 1 जुलाई को। तो द रेट ऑफ टैक्स चेंज ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को रेट जो है ना वो 16 से 17% हो गया। तो रेट कौन सा लगेगा, वो 1 जुलाई वाला रेट लगेगा, 17% वाला रेट लगेगा। टैक्स पेयर ये नहीं कहेगा जनाब मैंने तो गुड्स जो है ना वो पिछले महीने 30 जून को की थी, उस वक्त तो जब मैंने गुड्स रवाना की थी उस वक्त तो 30 यानी कि 16% रेट था, अब ये तो 1 जुलाई को हुआ है। नहीं, उससे ये कहा जाएगा भाईजान टाइम ऑफ सप्लाई जो ना आपके केस में उस वक्त हुआ है जब आपने गुड्स डिलीवर किए, और आपके केस में जो गुड्स है एक्चुअली डिलीवर 1 जुलाई को ही है, और 1 जुलाई को रेट 17% हो चुका था, लिहाजा आप 17% नहीं लगेगा। इसके अलावा आगे गुड्स वर इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान, द गुड्स रीच्ड ऑन पाकिस्तानी पोर्ट ऑन 12 जून, द टैक्सपेयर प्रेजेंटेड जेडी ऑन 20th जून, द रेट ऑफ टैक्स चेंज्ड ऑन 15th जून, विच रेट विल बी एप्लीकेबल। आप अपना गेस कर लें कि 12 तारीख को पाकिस्तानी पोर्ट पे चीजें आ गई, लेकिन टैक्स पेयर ने जो जीडी है वो प्रेजेंट किया 20 जून को, और इस सारे मामले में इसके दरमियान में 15 तारीख आती है जिस दिन टैक्स का रेट चेंज हो गया। तो इसका जवाब यही है कि टैक्स रेट वो लगेगा जो 15 जून के बाद है, यानी कि क्योंकि जीडी उसने 20 को पेश किया ना, 20 को तो 15 जून वाला रेट इन फोर्स था, तो इसलिए रेट वो लगेगा जो 15 तारीख को चेंज हुआ है। होपफुली ये चीज भी आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। टाइम एंड मैनर ऑफ सेल टैक्स क्या है, इसको पेमेंट कैसे करनी है, टाइम क्या और इसको तरीकाकार क्या है, इसका ये सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना वो जा रहे हैं, आई डोंट नो कि चीजें समझ नहीं आ रही लोगों को। मैं इसे कोशिश करूंगा मजीद भी आसान बनाऊं, लेकिन बहरहाल ये चीज थोड़ी सी इतनी इंट्रिकेट नहीं है जितनी लोग भाग रहे हैं। ये एक मैनर है, टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ सेल टैक्स क्या है, सेल टैक्स जो आपने पे करना है उसका टाइम क्या है और उसका तरीकाकार क्या पे करने का। हाँ जी, द टैक्स, ये इसमें आपको मैं हाईलाइट भी कर दूं, द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, यानी कि जो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस टैक्स को कब और कैसे अदा करना है। जी भाई जी, उसको वैसे ही अदा करना जैसे आप कस्टम ड्यूटी अदा करते हैं। कस्टम ड्यूटी आप कैसे अदा करते हैं, आप बैंक में जमा कराते हैं और कैश में जमा कराते हैं। लिहाजा जब आपने कोई चीजें इंपोर्ट की हैं तो उन पे जो सेल टैक्स है वो ऐसे कस्टम ड्यूटी की तरह ही आपने जमा कराना है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने चीजें जो हैं वो पाकिस्तान में टैक्सेबल सप्लाईज की हैं एक टैक्स पीरियड के दौरान, तो उसमें जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, ठीक है, जो टैक्स वो इकट्ठा कर रहा है वो टैक्स की पेमेंट जमा कराएगा और बैंक डिपॉजिट के थ्रू कराएगा। ठीक है, बैंक में जमा कराएगा जो बंदा उसे कलेक्ट कर रहा है, और उसकी एक डेट दी हुई है जो कि 18th है। कल भी हमारे एक दोस्त हमसे पूछ रहे थे कि ये डेट जो है वो क्या है, वो 15 तारीख रिटर्न ड्यू डेट है रिटर्न जमा कराने की, और 18 तक जो है वो पेमेंट का टाइम दिया हुआ है, या 15 तारीख पेमेंट की डेट है। इन दोनों में से मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को ये चीज समझ लगी होगी। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं जी, क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ तक कर लें, फिर हम आगे से थोड़ा प्रोसीड करेंगे। आगे हमारा एक पोर्शन अभी रहता है। रिकॉर्डिंग फिलहाल मैं थोड़ी सी बंद करने लगा हूँ। हाँ जी, ये इनपुट टैक्स जो है ना वो
क्योंकि अब मैं थोड़ा सा इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट क्या होती है ये आपको बताना है थोड़ा सा आगे इन स्लाइड में। इससे पहले आपको इनपुट टैक्स क्या होता है वो थोड़ा सा बता दिया जाए और आउटपुट टैक्स होता है क्या वो भी बता दिया जाए। इनपुट टैक्स जो है ना ये सेक्शन 2 के सब सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। इसमें यही है कि सेल टैक्स पेड स्लैश टू बी पेड बाई एन रजिस्टर्ड पर्सन ऑन हिज परचेज, जो आप चीजें खरीदते हैं उसके ऊपर जो आप टैक्स अदा करते हैं वो इनपुट टैक्स है, या आपको इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो आप पोर्ट के ऊपर टैक्स अदा करते हैं तो वो इनपुट टैक्स है। अगर आप प्राइवेट कैपेसिटी में कोई चीज खरीद रहे हैं और आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड के लिए इनपुट का कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता, क्योंकि आपके लिए इनपुट और आउटपुट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ही होता है, उन्हीं को समझ में आता है, उन्हीं को लग रहा होता है, वही इसे पे करा रहे होते हैं। तो इनपुट जो है वो जब भी आप आम चीज खरीद रहे हैं तो होता तो वो आपकी तरफ से इनपुट ही है, लेकिन क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन से डील करता सारा इनपुट आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट का। आरपी जो है ना रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन आपको कल बता दिया था जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो या लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो। ठीक है, ये दो चीजें आपको बता दी थी कि ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आप कल के लेक्चर में चेक करेंगे चीजें को, नोट्स आप कोशिश करें थोड़े से अपना भी ना एक ब्रीफ बनाएं एक लेक्चर से, क्या आपको समझ आती है। ये इनपुट के बाद जो है ना आउटपुट टैक्स जो है ना ये उसके बिल्कुल उलट है। एक टैक्स जो होता है ना, आप इंटरवुड से फर्नीचर खरीदने गए, जो आपने पे किया, आप रजिस्टर्ड पर्सन है, आप भी एक शॉपकीपर हैं, आप भी फर्नीचर का काम करते हैं, लेकिन आप इंटरवुड से कोई चीज खरीदने गए, जो आपने टैक्स अदा किया, आपने कीमत अदा की 1 लाख रुपए और 17,000 आपने टैक्स दिया, आपके लिए वो इनपुट टैक्स है। वही टैक्स जो है वो इंटरवुड के लिए आउटपुट टैक्स है। सेल टैक्स पेड टू बी पेड बाय एन आरपी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि वो सेल आपको जो चीज कर रहा है ना उसके ऊपर जो टैक्स है, सिंपल इतना याद रखें, परचेज करते हुए जो टैक्स आप अदा कर रहे हैं वो इनपुट टैक्स है वो सेल टैक्स नहीं। और चीजें बेचते हुए जो आप टैक्स वसूल कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वो आउटपुट टैक्स है वो भी सेल टैक्स। बस ये आपने मोटी सी बात याद रखनी है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वैल्यू एडेड टैक्सेशन के। सेल टैक्स जो हमारा के वैल्यू एडेड टैक्स है आपके सामने डिस्प्ले किए मैंने। ये इसके कुछ बुनियादी असूल हैं, इनमें से कुछ चीजें अगर पल्ले पड़ जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ना पढ़ें तो कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है, लोगों को बड़ी बड़ी देर बाद भी समझ नहीं आती। ये इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्सेशन सिस्टम है, आप सब सेल टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है ना उसी के ऊपर लगता है, बोर्न बाय द कंज्यूमर, जो चीजें कंज्यूम करता है। हाँ जी, वैल्यू एडेड टैक्स ही है, वैट। और सेलर जो है ना इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है अमूमन। सेलर हु इज लायबल टू पे, लायबिलिटी टू पे टैक्स किसकी होती है? सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट, डिटरमिन एंड डिपॉजिट द टैक्स एंड टू डील विद द डिपार्टमेंट। आम प्रिंसिपल यही है, लेकिन गवर्नमेंट की मर्जी है किसी और बंदे को कह दे कि तुम ही कलेक्ट कर, ठीक है ना, लेकिन ये फंडामेंटल बुनियादी प्रिंसिपल है। ये सेल टैक्स का वैल्यू एडिशन टैक्स जो है, ये सेल टैक्स का जो है ना ये उस वक्त तक प्रोसेस जारी रहता है जब तक एक चीज जो है ना वो फाइनल कंज्यूमर तक ना पहुंचे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द टाइम बायर कीप चेंजिंग हिज रोल टू सेलर। ठीक है, एक चीज घूमती रहेगी, ये चलता रहेगा जब तक वो फाइनल कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाएगी, उस वक्त तक ये एक चलता रहा। मल्टी स्टेज कलेक्शन इसमें होती है, आगे स्लाइडों में बता दूंगा कैसे मल्टी स्टेज होती है। ये ईच स्टेज पे होती है और इसमें डबल टैक्सेशन नहीं होती। इस तरीके से वो ईच स्टेज पे कलेक्शन होती है कि उसमें डबल टैक्सेशन नहीं होती, उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको आगे स्लाइडों में ये वाज़ेह कर दूंगा। ये चीजें आपकी समझ से थोड़ी सी बाहर है, मोटी सी देख लेंगे। ये भी सेल्फ असेसमेंट होती है, सेल टैक्स प्योरली सेल्फ असेसमेंट होती है। आपने खुद ने अपनी महीने के एंड पे जो है ना वो सेल्फ असेसमेंट करनी होती है, ठीक है। और इसमें टैक्स पीरियड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पशन जो है वो इसमें लिखा हुआ नो एग्जाम्पशन और मिनिमम एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन इसमें हैं लेकिन कम है, सेक्शन 13 में दी हुई हैं, ठीक है। और इसमें सेल्फ पुलिसिंग के मैकेनिज्म्स हैं, ऐसे मैकेनिज्म्स हैं कि इसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब तो वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, जो लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है कि ये अब इसमें चीजें छुपाना और वो जो है ना काफी मुश्किल हो गया। अब खास तौर पे आपको बहुत मुश्किल हो गया। वो आप लेक्चर के एंड पे कुछ चीजें आपको बताएंगे, बहुत अभी ये आपको शायद थोड़ा सा कैसे सेल्फ पुलिसिंग होती है, इसमें कैसे कंट्रोल जो है ना वो ऑलरेडी इन फील्ड होते हैं, ठीक है।
जीरो रेटिंग है इसमें, ये टैक्स न्यूट्रलिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर जीरो यानी कि % टैक्स है, वो हमने बता दिया। अब इसका बता दें कि सिस्टम जो है ना, आपको समझाने के लिए हमने एक स्लाइड तैयार की है कि सिस्टम ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये आप जबरदस्त, आपको कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें समझ आ रही है, जबरदस्त। अगर आपको समझ आ रही है ना यार, तो बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर आपको समझ आ रही है, आई एम हैप्पी कि आपको चीजें, मैंने अब मैसेज आपके देखे हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 6 स्टिल हार्ट्स में, ठीक हो गया जनाब, कोई बात नहीं। अब ये मैं आपको जो पहले चीजें बताएंगे ना आपको, अब बस आप ये सुनेंगे वो कैसे लगती कैसे है, ये सेल टैक्स जो है ये कैसे चार्ज होता है, कैसे ये वर्क करता है, ये अब आपको बस समझाना। अब आपने अटेंटिव रहना। मेरे भाईजान, आप देख रहे होंगे आपके सामने हमने एक स्लाइड डिस्प्ले की है। इस स्लाइड के अंदर आपको 4 हमने 5 कॉलम बनाए हुए हैं। पहला कॉलम ये बनाया हुआ है कैटेगरी ऑफ पर्संस का, फिर ये वैल्यू का बनाया हुआ है, इसमें वैल्यू कितनी है, नीचे वैल्यूज दी हुई है। ये आउटपुट टैक्स का कॉलम बनाया हुआ है, यानी कि जो सेल कर रहा बंदा, जो कलेक्ट कर रहा है। ये हमने इनपुट का कॉलम बनाया हुआ है, जो बंदा परचेज कर रहा है, इनपुट टैक्स वही है ना जो वो अदा कर रहा है, आउटपुट पे वो कलेक्ट। नेट जो है वो नेट ये है जो सेल आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का जो डिफरेंस है वो नेट टैक्स पेबल है जो उस बंदे को अदा करना। अब चीजें दोस्तों ऐसी हैं कि इंपोर्टर जो है ना, उसके पास 100 रुपए की चीजें पड़ी हुई हैं, ये 100 रुपए की चीजें उसके पास पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया जी, मैंने इन सर्कल कर दिया। वो ये चीजें रॉ मटेरियल या जो भी चीज है वो बेच रहा है मैन्युफैक्चरर को। अब इंपोर्टर ने तो पोर्ट पे अपना जो भी टैक्स दिया हो वो दिया हुआ है। इंपोर्टर जो है ना, आप समझ लें यहां से हम चेन शुरू कर रहे हैं। जो इंपोर्टर है ना वो 100 रुपए की चीजें बेच रहा है। अब उस पे वो किसको बेच रहा है, वो बेच रहा है इंपोर्टर मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, ये 100 रुपए की चीजें ये मैन्युफैक्चरर ले रहा है। जब मैन्युफैक्चरर ये चीजें 100 रुपए की लेगा ना, तो 17% ये टैक्स अदा करेगा मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये इधर इसका इनपुट डिस्प्ले हो रहा है मैन्युफैक्चरर का, 17% इसने अदा कर दिया मैन्युफैक्चरर ने। ठीक है, और इंपोर्टर के लिए ये आउटपुट टैक्स है, वही जो मैन्युफैक्चरर के लिए 17% है। ठीक है, तो पहली स्टेज में अगर आप एंड पे जाके देखें तो इनपुट टैक्स इसमें है ही कोई नहीं। ठीक है, आप देख लें इसमें नील किया हुआ हमने, तो नेट पेबल जो है ना वो 17% ही है एडजस्ट करके। ठीक है, ये आउटपुट टैक्स जो है 17% इसने वसूल किया 100 रुपए की चीजों के ऊपर 17% के हिसाब से, और ये आउटपुट टैक्स जो है नेट पेबल उसने जमा करा दिया। अब आ गई बारी मैन्युफैक्चरर के पास, वही चीजें हैं मैन्युफैक्चरर के पास, वो 100 रुपए की जो चीजें ली थी वही हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर उन्हें बेच रहा है 200 रुपए की। उन्हीं चीजों को मैन्युफैक्चरर 200 रुपए की बेच रहा है, 100 रुपए की वैल्यू एडिशन की है, 100 रुपए की वैल्यू एडिशन की है, जितनी वैल्यू एडिशन की है उतना टैक्स में भी इजाफा होगा। किसको बेच रहा है, होलसेलर को। होलसेलर को बेच रहा है, 200 रुपए की चीजें वो बेच रहा है, और 200 रुपए की चीजें बेचेगा तो 17% के हिसाब से 34 रुपए बनेगा। ये मैन्युफैक्चरर वसूल कर रहा है 34 रुपए। किससे वसूल कर रहा है, होलसेलर से। ये 34 रुपए होलसेलर के लिए क्या है, इनपुट टैक्स है, होलसेलर के लिए इनपुट टैक्स है। ठीक है, अब हम दोबारा मैन्युफैक्चरर पे आते हैं। ठीक है, आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर पे हम दोबारा आते हैं कि मैन्युफैक्चरर साहब ने 200 रुपए की चीजें नीचे होलसेलर भाई को सेल की, इस पे 34 रुपए मैन्युफैक्चरर ने वसूल कर लिए। अब ये जो चीजें 200 रुपए की इसने बेची है और 34 रुपए टैक्स वसूल किया, ये चीजें बेसिकली मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए की ली थी, हमें उससे कोई गरज नहीं। हमें इससे गरज है कि इन चीजों पे उसने टैक्स कितना अदा किया था। पहले इसने मैन्युफैक्चरिंग में 17 रुपए इनपुट टैक्स अदा किया था, खरीदा था जब इनको। अब 17 रुपए तो इसने अदा किए हुए ना पहले ही, जो इंपोर्टर को, अब इंपोर्टर का काम है उन 17% को जमा कराना, जो भी उसने जमा करा दिए, जो कि नजर भी आ रहा है। अब मैन्युफैक्चरर ने 34 रुपए अपनी चीजों पे वसूल किए, आउटपुट टैक्स वसूल किए, जो चीजें बेची उसने होलसेलर को। अब 34 का और 17 का जो डिफरेंस है ना, ये 17 रुपए।
इसका मतलब है कि ये 17 रुपए जो है ये वाजिबुल अदा है, ये मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को देने हैं। ठीक हो गया। अब मैन्युफैक्चरर ने 200 रुपए की चीजें बेच दी, 34 रुपए टैक्स वसूल कर लिया, 17 रुपए उसने पहले अदा खुद किया हुआ है, 34 रुपए उसने आउटपुट लिया है, 17 रुपए उसने इनपुट दिया था, इन दोनों का डिफरेंस 17% उसने जमा करा, 17 रुपए जमा करा दिया बैंक यानी कि गवर्नमेंट को। होलसेलर को दी थी ना उसने चीजें 200 रुपए की, लेकिन होलसेलर को वो जो है 200 रुपए की जो चीजें दी, होलसेलर उनका क्या कर रहा है, होलसेलर उन्हें 300 रुपए की बेच रहा है। ठीक है, होलसेलर वही चीजें जो है 300 रुपए की बेच रहा है, और इस 300 रुपए की किसको बेच रहा है, रिटेलर को बेच रहा है। होलसेलर वो 300 रुपए की चीजें रिटेलर को बेच रहा है, और कितना टैक्स ले रहा है, 51 रुपए, 17% बन गया ना। किससे ले रहा है, आउटपुट टैक्स उसने रिटेलर से लेना है। ठीक है, और होलसेलर ने ये चीजें खुद तो 200 रुपए की ली थी, 100 रुपए की वैल्यू एडिशन करके, मतलब ये 400 की बेच रहा है उसे, नीचे ये 400 की कीमत आ रही है, ये 300 रुपए पे उसने 51 रुपए टैक्स चार्ज किया है, और ये 51 रुपए की 300 रुपए की चीजें बेच रहा है रिटेलर भाई को, और इस पे 51 रुपए चार्ज कर रहा टैक्स, आउटपुट रिटेलर से ले रहा है 51 रुपए टैक्स ले रहा है, और 300 रुपए कीमत ले रहा है। अब होलसेलर ने इस पे खुद कितना टैक्स अदा किया, और इस पे होलसेलर ने तो 34 रुपए किसको अदा किया था, मैन्युफैक्चरर को अदा किया था। 51 रुपए होलसेलर अपने ग्राहक से ले रहा है, 34 रुपए उसने खुद अदा किए थे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 17 रुपए है। ठीक है जी, वो यहाँ पे ये नेट टैक्स पेबल है, ये इनपुट और आउटपुट टैक्स को हम एडजस्ट कर रहे हैं, ये 17 रुपए उसने बैंक गवर्नमेंट को जमा कराने, अपना रिटर्न जमा कराना। अब चीजें रिटेलर के हाथ में है, रिटेलर वो चीजें 400 की बेच रहा है। ठीक है, किसको बेच रहा है, वो आगे फाइनल कंज्यूमर को बेच रहा है। ठीक है ना। अब टोटल जो है 400 रुपए की चीजें जब बेचेगा, तो ये चीजें उसने बेसिकली इस पे 68 रुपए 17% के हिसाब से टैक्स चार्ज करेगा। ठीक है, किससे चार्ज करेगा, ये कस्टमर से चार्ज करेगा। 400 की चीज बेच देगा, 468 रुपए की टोटल चीज होगी, वो 68 रुपए चार्ज करेगा। लेकिन उसने इस पे पहले टैक्स खुद दिया हुआ है, 51 रुपए तो उसने खुद दिया हुआ है। अब वो 68 के 68 गवर्नमेंट को नहीं पकड़ाएगा, वो गवर्नमेंट को कहेगा भाई मैंने 51 रुपए पहले अदा कर दिए होलसेलर के, वो आपको जमा कराता रहेगा, उससे पूछ ले जाके, मैंने उसको 51 दे दिए आपके। अब मुझसे आप 51 और 68 का डिफरेंस जो है वो 17 रुपए ले सकते हैं, ये 17 रुपए इसका डिफरेंस है, ये मैं आप मुझसे ले लें। अब देखें टोटल अगर इस 17 इन 17 को जमा करें तो ये 68 रुपए हैं। ये चार बंदों ने मुख्तलिफ स्टेजेस पे जमा करा दिए, गवर्नमेंट को टैक्स पेबल था, उन्होंने जमा करा दिया है, और अल्टीमेटली भी जो पैसे चार्ज हो रहे हैं ना कंज्यूमर से, वो भी 68 रुपए हैं। मतलब ये 68 रुपए कंज्यूमर दे रहा रिटेलर को, लेकिन ये बाई मल्टी स्टेज होके ये हर स्टेज पे इंपोर्टर मैन्युफैक्चर होलसेलर ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा कराए हैं। ये सादा सा कॉन्सेप्ट था, ये अगर भाईजान आ गया ना समझ, तो गल बहुत सादा हो गई। ठीक है, मैं आपकी सुनना चाहूंगा दोस्तों से कि ये सुनने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई लोगों को। नो सर। अब थोड़ी सी इससे जो है ना वो एक डिफिकल्ट स्टेज पे हम जा रहे हैं। ये जो है ना सेल टैक्स वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म क्या है, ये थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ ये कि परचेज की एक मैन्युफैक्चरर है, ये बंदे जिसकी मिसाल दे रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरर है। इस मैन्युफैक्चरर साहब ने रॉ मटेरियल परचेज किया है 2000 रुपए का। ठीक है, उस 2000 में इसका ओवरहेड्स डाले हैं इसने, उसके खर्चे, टोटल कॉस्ट इसकी उसमें है 4000 रुपए की। प्रॉफिट मार्जिन इसने जब बना लिया है, जो चीज उसको बना ली उसमें इसने रखा है अपना 500 रुपए। ठीक है, ये चीज की कीमत बता रहा है 45 रुपए मेरी चीज की कीमत होगी। अब उसमें 4500 के हिसाब से 17% अगर ये टैक्स लगाए तो उसमें 765 रुपए टैक्स बनता है। तो इसने ये टैक्स जो है ना, ये जब ये चीज अपनी बेची, ठीक है, तो उसके साथ ही उसने ये टैक्स वसूल कर लिया 1765 रुपए, जिसको बेची उससे ये 1765 ले लिए और लेके गवर्नमेंट को जमा करा दिए। 1765 या गवर्नमेंट के खजाने में आ गए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे क्या होगा जी।
अब ये होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर ने वो 45 रुपए की ली ना, ठीक हो गया। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ने ये चीज मैन्युफैक्चरर से 45 रुपए की ली, और जब ली तो इस पे 765 रुपए अपना इनपुट टैक्स दे दिया, ठीक है। ये तो वो पीछे दे गया है कीमत में। अब होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, इसमें 500 रुपए की अपनी कॉस्ट वगैरह डालेगा, टोटल 5000 रुपए को उसको प्रोडक्ट पड़ रही है, फिर उसमें 500 रुपए अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा और 5500 रुपए उसकी सेल प्राइस रखेगा। मतलब 4500 की चीज जो है वो 5500 में बेच रहा है, 1000 रुपए की वैल्यू एडिशन कर रहा है। उस हिसाब से अब टैक्स तो उसने 5500 पे देना है, 5500 पे कलेक्ट करना जब 5500 की चीज बेचेगा, ठीक है। ये 5500 रुपए पे कितना टैक्स लगता है, 935 रुपीज टैक्स बनता है। ये वो जिसको बेच रहा है ना, अगली स्टेज पे जिस बंदे को बेच रहा है उसको 5500 रुपीज उससे लेगा, साथ में 935 उससे टैक्स भी ले लेगा, आउटपुट टैक्स, ठीक है, जो कि उस बंदे के लिए इनपुट होगा। अब ये क्या करेगा, फौरी तौर पे देखेगा कि मैंने इनपुट 765 दे दिया है, 935 मैंने लिया है, इन दोनों का फर्क 170 रुपए है, ये जमा करा देगा होलसेलर डिपार्टमेंट को फौरी तौर पे, ठीक हो गया। अब अगले स्टेज पे चलते हैं, होलसेलर से आगे चीज रिटेलर पे गई, चली रिटेलर ने वो 5500 की ली ना। अब 5500 की तो रिटेलर ने वो चीज ली, यानी कि होलसेलर से, और इस पे टैक्स कितना अदा किया, रिटेलर ने 935 रुपए टैक्स अदा किया इसके ऊपर, ठीक है। अब रिटेलर क्या करेगा, 3000 वो कहता है मेरा खर्चा आ गया, मुझे तो 85 में ये चीज पड़ रही है, वो कहेगा मैं 1500 रुपए मार्जिन अपना रखता हूँ, 1500 रुपए रख ले मार्जिन आप अपने, 10,000 रुपए की मैं चीज बेचूंगा। रिटेलर वो चीज 10,000 की बेचता है और उस पर कितना टैक्स लगेगा, 17% के हिसाब से फिर 1700 रुपए लगेगा। रिटेलर 935 तो पहले दिया है, अब 1700 रुपए उसने आगे कंज्यूमर से ले लिए, तो वो जमा कितना कराएगा गवर्नमेंट को, 935 उसने पहले जमा कराए हुए। अब वो देखेगा 1700 मेरे हाथ में आए हैं, 935 निकाल देगा, बाकी 765 रुपए उसने मजीद जमा कराने। अल्टीमेट जो टैक्स जो कंज्यूमर दे रहा है ना, वो 1700 रुपए दे रहा है। लेकिन जो सिस्टम के थ्रू जो मल्टी स्टेजेस पे हम चल के आए हैं, सारे लोगों ने जो इसमें मैन्युफैक्चरर था, होलसेलर था, रिटेलर था, उन्होंने गवर्नमेंट को जो टैक्स जमा कराया वो भी 1700 है, ठीक है। वो 1700 उन्होंने स्टेज बाय स्टेज जमा कराया है, ठीक है। और सॉरी ये जो है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये 1700 जो है ना, ये इन्होंने स्टेज बाय स्टेज जमा कराया है, लेकिन रिटेलर ने ये कलेक्ट किया यकमुश्त कंज्यूमर से। और 1700 का 1700 आप देख लें, पूरी स्कीम ऑफ चीजों में जो है ना वो गवर्नमेंट के खजाने में जा चुका है, गवर्नमेंट ने अपने मंदे आगे लगाए हुए। ये एक छोटी सी चीज आपको जो है ना समझानी थी। ये मिसाल आप बार बार देखें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को समझ भी आएगी और जो है ना बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व भी होंगी। अब ये बहुत एक कॉन्सेप्ट था, की कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया है, जो कोशिश हमने की है। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं जो ना माइक नहीं खोल रहा, आप अपने माइक खोल लें, जिसने सवाल पूछना वो माइक खोल लें। कष्ट, हाँ जी बिल्कुल। ये तो सर आपने कहा था जो मैन्युफैक्चर है, जी जी, अच्छा ना, मैं एक चीज आपको बता दूं,